Hello everyone, very good morning and very warm welcome to my channel Learn Concepts of Metallurgy and Material Science. Today I will be teaching you solidification of castings. Myself Mahesh Kumar Devangan and I am a lecturer at Government Polytechnic Khairagarh in Department of Metallurgy. वैसे तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग्स में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, परंतु आज हम CS वीडियो के सिलेबस में कन्फाइंड रहेंगे ताकि ये कोविड-19 लॉकडाउन में भी आप लोग इसका बेसिक्स सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग को गेटिंग एंड राइजर सिस्टम का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए ताकि इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं सॉलिडिफिकेशन के डेफिनेशन से। सॉलिडिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ लिक्विड मेटल या लिक्विड अलॉय को जब हम कूल करते हैं तो वो सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। तो सॉलिडिफिकेशन से जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है वो उस कास्टिंग प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी को बहुत हद तक प्रभावित करता है, स्पेशली कौन कौन से प्रॉपर्टी को, ग्रेन साइज और ग्रेन शेप को। तो चलिए कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं सॉलिडिफिकेशन के बारे में। तो जो फाउंड्री मैन होता है, मतलब जो फाउंड्री शॉप में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उसके लिए साउंड कास्टिंग प्राप्त करने के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम जो होता है वो होता है सॉलिडिफिकेशन के मैकेनिज़म्स और उसके कंट्रोल को जानना। तो क्यों ज़रूरी है सॉलिडिफिकेशन को पढ़ने का? इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो कास्टिंग करें वो डिफेक्ट फ्री हो, स्पेशली श्रिंकेज डिफेक्ट उसमें ना हो। और इसके लिए हमें सॉलिडिफिकेशन के मैकेनिज़म्स का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सॉलिडिफिकेशन शुरू कब हो जाता है? जब हम मोल्टन मेटल को सैंड मोल्ड में पॉर कर देते हैं, डाल देते हैं, तो वैसे ही सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाता है। जैसे हम पॉरिंग शुरू करते हैं वैसे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सॉलिडिफिकेशन के दौरान क्या होता है कि जो कास्ट का शेप है या कास्ट का फॉर्म है वो कोहेशन डेवलप कर लेता है और कुछ स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर कर लेता है। स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कुछ ग्रेन साइज, ग्रेन शेप, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ऐसा। ठीक है। तो जो सॉलिडिफिकेशन का मोड है, तरीका है, वो प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है, कास्टिंग के प्रॉपर्टीज़ को। क्यों? क्योंकि कास्टिंग प्रोडक्ट जो है वो कुछ मेटलोग्राफिक स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेता है, मेटलोग्राफिक स्ट्रक्चर बना लेता है जो सॉलिडिफिकेशन के दौरान डिटरमाइन होते हैं। तो ये मेटलोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है? तो इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है मेटलोग्राफिक स्ट्रक्चर में? सबसे पहला ग्रेन साइज, ग्रेन शेप और ओरिएंटेशन, ये सब चीज़ है ना। फिर दूसरा है कि अलॉइंग एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ना। फिर उसके बाद तीसरा है कि क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया है और उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या क्या क्रिस्टल डिफेक्ट्स हैं या क्रिस्टल इम्परफेक्शन है। तो ये सारा चीज़ मेटलोग्राफिक स्ट्रक्चर में आ रहा है। तो मेटलोग्राफिक स्ट्रक्चर के अलावा अगर देखा जाए तो सॉलिडिफिकेशन मैकेनिज्म पर क्या चीज़ और डिपेंडेंट है? कास्टिंग का साउंडनेस ऑफ कास्टिंग पूरा डिपेंडेंट है सॉलिडिफिकेशन के मैकेनिज्म पर। तो ये बार बार साउंड कास्टिंग का साउंडनेस होना ज़रूरी है, ये बार बार आ रहा है। तो हम साउंडनेस क्या है उसको समझ लेते हैं। तो साउंडनेस से तात्पर्य है डिग्री ऑफ ट्रू मेटालिक कंटिन्यूटी, यानी कि कोई कास्टिंग प्रोडक्ट में मेटल कितना कंटिन्यूस सॉलिडिफाई हुआ है। कंटिन्यूटी मेटल का वहाँ होना चाहिए, डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। अगर कंटिन्यूस है तो उसको साउंड कास्टिंग बोलेंगे। ठीक है। तो कोई भी कास्टिंग को हम साउंड कब बोलेंगे? जब मान के चलो कि हम किसी मेल्ट से सॉलिड बना रहे हैं तो क्या होता है, उसमें वॉल्यूम श्रिंकेज होता है, ये हम जानते हैं। तो इस वॉल्यूम श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए लिक्विड मेटल का अगर सप्लाई कोई कर रहा है, जैसे कि राइजर मान लो कर रहा है, तो उसके कारण वॉल्यूम श्रिंकेज नहीं होगा, तब हम उस कास्टिंग को बोलेंगे कि साउंड कास्टिंग हुआ है। ठीक है। तो जो वॉल्यूम श्रिंकेज या वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो जनरली 3 स्टेज में होता है।
या हम ये भी बोल सकते हैं कि श्रिंकेज 3 टाइप्स के हैं। तो सबसे पहला टाइप है लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ग्रे कास्ट आयरन का हम लोग सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं। ग्रे कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट का रेंज चलो मान लेते हैं 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मान लो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में मेटल का पॉरिंग मतलब ग्रे कास्ट आयरन एक अलॉय हो उसको पॉरिंग करते हैं। तो 1500 से पॉरिंग करते हैं तब क्या क्या स्टेजेस पड़ेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन स्टेज। इसमें क्या होता है मतलब लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन स्टेज कब ऑकर होता है, जब मेटल या अलॉय लिक्विड स्टेट में होता है। जैसे ग्रे कास्ट आयरन 1500 डिग्री में है तो लिक्विड स्टेट में है, 1400 डिग्री में आएगा तो कुछ लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर 1300 में आएगा तो फिर कुछ लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर 1200 तक आएगा तो फिर कुछ लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। फिर दूसरा स्टेज आता है सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, सॉलिडिफिकेशन कॉन्ट्रैक्शन। तो सॉलिडिफिकेशन कॉन्ट्रैक्शन कब ऑकर होता है, जब उसका स्टेट चेंज होता है लिक्विड से सॉलिड में। जैसे 1100 से 1200 डिग्री टेम्परेचर रेंज जो है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर रेंज है ग्रे कास्ट आयरन का। तो 1100 से 1200 डिग्री टेम्परेचर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन कॉन्ट्रैक्शन। फिर थर्ड होता है सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन कब ऑकर होता है, जब मेटल पूरा सॉलिड हो जाता है, या फिर कहना चाहिए कि सॉलिडिफिकेशन के बाद जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि 1100 तक सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हुआ ग्रे कास्ट आयरन का, 1100 डिग्री से नीचे टेम्परेचर में जब आया 1000, 900, 800, 700 तो तब उसमें क्या हो रहा है सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वो कब तक होता है, जनरली जब तक वो रूम टेम्परेचर में ना आ जाए। तो ये सॉलिडिफिकेशन है, अगर प्योर मेटल की बात करें तो प्योर मेटल में एक सिंगल या एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, एक एकदम शार्प टेम्परेचर में सॉलिडिफिकेशन या मेल्टिंग होता है। जबकि अलॉय में ऐसा नहीं होता है, एक सिंगल टेम्परेचर या एक शार्प टेम्परेचर में नहीं होता, जबकि एक रेंज में होता है। जैसे ग्रे कास्ट आयरन एक अलॉय में बताया कि 1100 से 1200 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट है, या उसी को दूसरे टर्म में सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन जनरली कैसा होता है, तो सॉलिडिफिकेशन 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज है न्यूक्लिएशन और दूसरा है ग्रेन ग्रोथ। तो न्यूक्लियस और ग्रेन ग्रोथ फिनोमेना पर बेस्ड है सॉलिडिफिकेशन। तो कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है मेटल के सॉलिडिफिकेशन का वो जानते हैं। चलिए देखिए, जब मेटल बहुत हाई टेम्परेचर में रहता है, यानी कि जब लिक्विड स्टेट में रहता है, मोल्टन कंडीशन में रहता है, तो मेटल के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी पजेस करता है, ठीक है। और हाई एनर्जी मतलब हाईली अनस्टेबल, तो वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होना चाहेगा मतलब अपनी हाई एनर्जी को लूज़ करना चाहेगा, लो एनर्जी लेवल पे जाना चाहेगा। तो जैसे जैसे मेटल कूल होता है वैसे वैसे वो अपना एनर्जी लूज़ करते जाता है, और एनर्जी लूज़ करके क्या बना लेता है, क्रिस्टल्स बना लेता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, कहाँ होता है, ये देखते हैं। तो जहाँ पर उसको कूल होने के लिए सबसे ज़्यादा प्रीफर साइट मिलेगा, वहाँ से हीट लॉस शुरू होगा, वहाँ से कूल होना शुरू होगा। तो देखिए, कभी भी हम लोग मोल्ड में मेटल का पॉरिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा ठंडा जगह कौन होता है, तो मोल्ड का वॉल्स और मोल्ड का बॉटम, यही सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। तो वहीं से सबसे पहले हीट लॉस होता है, रैपिड हीट लॉस। तो सबसे पहला जो क्रिस्टलाइट बनेगा, या सबसे पहला जो सब माइक्रोस्कोपिक मेटल क्रिस्टलाइट बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई, जो कहाँ बनेगा, मोल्ड के वॉल और मोल्ड के बॉटम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कूल प्लेस वही रहेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा कूल प्लेस या कूल साइट उसको नहीं मिलता है, तो मेटल को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है क्रिस्टलाइज होने में, है ना। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेटल बहुत प्योर है और उसमें कोई सा भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो भी उसको न्यूक्लियाई बनाने में या न्यूक्लियस बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस होता है। कुछ इम्प्योरिटी रहना चाहिए, कुछ कूल प्लेसेस रहना चाहिए, या ऐसा कुछ प्रेफरेंशियल साइड जहाँ से न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो सके, तो सॉलिडिफिकेशन ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस जहाँ पर कोई प्रेफरेंशियल साइट नहीं मिलता है न्यूक्लिएशन के लिए, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में अंडर कूलिंग होता है, और अंडर कूलिंग से न्यूक्लियाई या सीड क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एक बार जब न्यूक्लियाई बन जाता है तो दूसरे स्टेज में क्या होता है, उसी न्यूक्लियस का या उसी न्यूक्लियाई का सॉलिडिफिकेशन होता है। कैसे, ग्रोथ फिनोमेना से। पहला स्टेज न्यूक्लिएशन, दूसरा ग्रोथ, ठीक है। तो एक बार जब ग्रोथ भी शुरू हो गया, तो ग्रोथ आगे कैसे बढ़ता है, ग्रोथ आगे बढ़ता है
अपना जो रिमेनिंग एनर्जी है उसको रिलीज़ करके, एनर्जी रिलीज़ कहाँ करता है, जो सॉलिड और मेटल का इंटरफेस है, क्रिस्टल मेटल का इंटरफेस, जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, है ना, ये डायग्राम में ये लिक्विड आपको दिख रहा है डॉट 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 लिक्विड मेटल, और ये जो दिख रहा है डेंड्राइट्स, ये यहाँ पर सॉलिडिफाई हो गया है। तो ये सॉलिड यानी कि क्रिस्टल बोल दें, और ये लिक्विड, तो ये दोनों के बीच ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे ये अपना एनर्जी लूज करता है और सॉलिडिफाई होता है। तो जनरली जो क्रिस्टल का ग्रोथ होता है वो डेंड्राइटिक मैनर में होता है। डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेंड्राइट का ग्रोथ कैसे होता है, तो डेंड्राइट में आप देख सकते हैं जैसे कि एक ओरिजिनल ब्रांचेस रहेगा डेंड्राइट का अपना, है ना, जैसे ये मान लो ये डेंड्राइट का ओरिजिनल ब्रांच है, ठीक है, और ये ऐसा इसमें ब्रांचेस है, ये ऐसा ब्रांचेस है, ये मान लो ये ब्रांच है, यहाँ पे ये ऐसा ब्रांच है। इस ब्रांच में क्या होता है, स्मॉल आर्म्स का इवोल्यूशन होता है, स्मॉल आर्म्स का, तो ऐसा आर्म, ऐसा छोटा छोटा हाथ टाइप का ऐसा इवोल्यूशन हो गया, ऐसा हाथ का, आर्म्स का ऐसा ऐसा। तो डेंड्राइट का ग्रोथ ऐसे होता है, ओरिजिनल जो इसका एग्जिस्टिंग जो ब्रांच है उसमें आर्म्स का, स्मॉल स्मॉल आर्म्स का इवोल्यूशन होता है, जिसको आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ ये डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जब हम लोग स्लो कूलिंग करते हैं तो डेंड्राइट्स कैसे ग्रो करते हैं, लंबे हो जाते हैं वो। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको उस डेंड्राइट को ग्रो करने के लिए ज़्यादा समय मिल रहा है स्लो कूलिंग के कारण, और वहीं पर अगर फास्ट कूलिंग करेंगे तो जल्दी सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, तो उसको कम टाइम मिलेगा डेंड्राइट्स को ग्रो करने के लिए, तो यहाँ पर शॉर्ट डेंड्राइट बनता है। फास्ट कूलिंग में शॉर्ट डेंड्राइट और स्लो कूलिंग में लॉन्ग डेंड्राइट्स बनता है, और यही डेंड्राइट्स बाद में जाकर के ग्रेन से बन जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि स्लो कूलिंग से लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर मिलता है और फास्ट कूलिंग से स्मॉल ग्रेन स्ट्रक्चर मिलता है ना। जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन प्रोसीड होता है, आगे बढ़ता है, तो एक एग्जिस्टिंग डेंड्राइट्स में और भी ज़्यादा आर्म्स बढ़ते जाते हैं, और साथ ही साथ डेंड्राइट्स भी और बढ़ते जाते हैं, जब तक कि पूरा का पूरा मेल्ट क्रिस्टलाइज न हो जाए, तब तक ये सिलसिला चलते रहता है। तो अब देखते हैं कि प्योर मेटल का सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो प्योर मेटल के सॉलिडिफिकेशन के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि प्योर मेटल एक सिंगल टेम्परेचर में सॉलिडिफाई होता है ना, और इस सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर को हम लोग या तो मेल्टिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। एक सिंगल टेम्परेचर, एक कांस्टेंट या एक साफ टेम्परेचर में सब फिनोमेना होता है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इस फ्रीजिंग पॉइंट के अबोव को हम लोग अबोव टेम्परेचर में अगर हम लोग जाएंगे तो मेटल लिक्विड स्टेट में रहेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो टेम्परेचर में हम लोग जाएंगे तो मेटल सॉलिड स्टेट में रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कॉपर का लेते हैं। कॉपर का 1083 डिग्री टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है। तो 1083 से एक भी टेम्परेचर ऊपर जाएंगे 1084 तो लिक्विड स्टेट में मिलेगा कॉपर, और एक भी डिग्री नीचे आते हैं 1082 डिग्री में आते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे है ना, कोई मान लो कॉपर का ही ले लेते हैं, तो क्या होने वाला है, तो अगर हम लोग उसको इक्विलिब्रियम में कूलिंग करेंगे, मतलब बहुत स्लो कूलिंग करेंगे, तो इस टाइप का हम लोग को प्लॉट देखने मिल सकता है। यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम कूलिंग का ये वाला जो डायग्राम है, ऐसा टाइम टेम्परेचर प्लॉट मिलेगा, जिसको हम कूलिंग कर्व भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, वाई एक्सिस में यहाँ पर टेम्परेचर लिया गया है और एक्स एक्सिस में टाइम लिया गया है। तो क्या करेंगे, जब हम लोग मेटल को कूल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये ए से बी तक लिक्विड मेटल का सिर्फ कूलिंग हो रहा है, कोई फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये देखिए एफ पी लिखा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये वाला जो लाइन है वो फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट जैसे कॉपर का अगर एग्जांपल लेते हैं तो ये 1083 डिग्री हुआ फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब हम लोग ए से लेकर बी तक आते हैं तो मेटल लिक्विड स्टेट में ही रहता है, बस क्या होता है, उसका कूलिंग होता है, उसका टेम्परेचर बस डाउन हो रहा है। जैसे ही हम लोग बी से सी में जाते हैं, ये बी वाला पॉइंट है और ये सी वाला पॉइंट है, बी से सी में जाते हैं तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखिए टेम्परेचर वाला लाइन कांस्टेंट है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो है
वो रिलीज हो रहा है, वो निकल रहा है, वो लिबरेट हो रहा है, और उसके कारण सॉलिडिफिकेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, टाइम लगता है ना। तो बी से सी में क्या हो रहा है, मेटल का मेल्ट का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिबरेट हो रहा है, निकल रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। लिक्विड मेटल सॉलिडिफाई होना स्टार्ट कब हो रहा है, बी पॉइंट में, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट जैसे ही आता है यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है ये यहाँ पर, और सी में यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में, बी और सी के बीच में क्या है, बी और सी के बीच में कोई भी पॉइंट में जाएंगे तो पार्टली लिक्विड और पार्टली सॉलिड फेज मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बी में यहाँ पर 0% सॉलिड था, यहाँ सॉलिडिफिकेशन शुरू हुआ, यहाँ आएंगे तो हो सकता है 25% सॉलिड मिले, यहाँ पर आएंगे तो हो सकता है 50% सॉलिड मिले, यहाँ पर आएंगे तो हो सकता है 75% सॉलिड, और यहाँ सी में आता है पूरा 100% सॉलिड मिल जाएगा, सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये सी से डी तक में क्या हो रहा है, सी से डी तक में जो सॉलिड मेटल है उसका कूलिंग हो रहा है, ठीक है, और वो रूम टेम्परेचर को पाना चाह रहा है। और ये जो स्लोप दिख रहा है यहाँ से ए से बी का जो स्लोप है वो किस पर डिपेंड करेगा, लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कितना है उस पर डिपेंड करता है, और ये सी डी का जो स्लोप है वो डिपेंड करता है कि सॉलिड मेटल का स्पेसिफिक हीट कितना है, ठीक है। तो ये रहा बात जब इक्विलिब्रियम कूलिंग कर रहे हैं, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि इक्विलिब्रियम कूलिंग नहीं कर रहे हैं तो कुछ प्योर मेटल नहीं है, ये कुछ अलॉय है या इसमें कुछ फॉरेन पार्टिकल है, तब की बात है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कूलिंग इक्विलिब्रियम ना करें, एकदम स्लो कूलिंग ना करें, है ना। तो देखिए, अगर एक प्योर मेटल को अगर हम लोग रैपिडली कूलिंग करते हैं, ठीक है, रैपिडली कूलिंग करते हैं तो क्या होता है, और या फिर एक और केस ले सकते हैं, रैपिडली कूलिंग अगर नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि एकदम प्योर मेटल, उसमें कोई सभी टाइप का कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, इम्प्योरिटी नहीं है इन द सेंस जो प्रेफरेंशियल साइड न्यूक्लिएशन के लिए बनाता है वो ऐसा कुछ फॉरेन पार्टिकल नहीं है, तब कैसे कूलिंग होता है, तब ये दूसरा वाला बी वाला केस में इस टाइप का हो सकता है, ठीक है, इस टाइप का। तो इसमें क्या होता है, देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लिएशन है वो न्यूक्लिएशन जो है वो बी में स्टार्ट नहीं हो रहा है। इस वाले केस में क्या था, बी में न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो जा रहा था, मतलब सॉलिडिफिकेशन यहाँ स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इस केस में देखिए ए से बी तक में मेटल का कूलिंग हो रहा है, लेकिन बी में यहाँ सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको कोई न्यूक्लिएशन साइड नहीं मिल रहा है जहाँ से पहला न्यूक्लियस फॉर्म करे और वहाँ से सॉलिडिफिकेशन शुरू हो, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, जब और टेम्परेचर डाउन होता है, क्योंकि फास्ट कूलिंग हो रहा है, रैपिड कूलिंग, तो और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो यहाँ पर यहाँ बी डैश, ये क्या है अपना बी डैश, तो यहाँ बी डैश में पहला न्यूक्लिएशन बनता है, यानी कि कह सकते हैं कि सॉलिडिफिकेशन यहीं बी डैश से शुरू होता है, बी में शुरू ना हो करके बी डैश में शुरू होता है। तो ये जो अमाउंट है ये बी से लेकर ये बी डैश तक, जो यहाँ से यहाँ तक जो अमाउंट है उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सुपर कूलिंग, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सुपर कूलिंग। तो डेल्टा टी, एस सी मतलब यहाँ पर सुपर कूलिंग है, तो डेल्टा टी अमाउंट का सुपर कूलिंग जब देंगे तभी ये न्यूक्लिएशन यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं सुपर कूलिंग या अंडर कूलिंग। तो सुपर कूलिंग मतलब समझ में आ गया, सुपर कूलिंग मतलब कूलिंग करना फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो या कम टेम्परेचर में विथआउट सॉलिडिफिकेशन, बिना सॉलिडिफिकेशन शुरू हुए, ठीक है। तो न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ना चाहेंगे, जिसको ऑलरेडी हम लोग थर्ड सेमेस्टर में मटेरियल साइंस में पढ़ चुके हैं। तो न्यूक्लिएशन क्या है, अगर लिक्विड मेटल से कोई न्यूक्लियाई, है ना, कोई न्यूक्लियाई सॉलिड मेटल का न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन जब होता है तो उस स्टेबल न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन को हम लोग न्यूक्लिएशन बोलते हैं। न्यूक्लिएशन से क्या पता लगता है कि फेस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया, लिक्विड से सॉलिड फेस बनना शुरू हो गया, बिगनिंग हो गया, है ना। पता कैसे चलता है कि न्यूक्लिएशन शुरू हो गया है, तो हम लोग को पता चलता है जब मोल्टन मेटल में से टाइनी रीजन्स अपीयर होते हैं। टाइनी रीजन्स मतलब छोटे छोटे स्मॉल रीजन्स जिसको हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो बनना शुरू होता है, और वही ग्रो होकर सॉलिड क्रिस्टल बनाता है। कब तक, जब तक कि ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट ना हो जाए। तो न्यूक्लिएशन कितने टाइप्स के होते हैं, न्यूक्लिएशन जनरली दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस या सेल्फ न्यूक्लिएशन बोलते हैं, और दूसरा हेटेरोजीनियस न्यूक्लिएशन। तो होमोजीनियस न्यूक्लिएशन कब होता है,
और हेटेरोजीनियस कब होता है। तो जब मेटल बहुत प्योर हो, ठीक है, तो वैसे प्योर मेटल के लिक्विड से मतलब मोल्टन मेटल से कोई भी प्रिफरेंशियल साइट नहीं मिलता जहाँ न्यूक्लिएशन हो सके, यानी कि हर पॉइंट एक इक्वी लाइकली प्रिफरेंशियल साइट होता है, हर पॉइंट से इक्वली पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से न्यूक्लिएशन हो, कहीं पर कुछ भी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं रहता कि वहाँ पर से स्पेशली न्यूक्लिएशन हो। तो वैसे जगह पर जो सॉलिड का न्यूक्लिएशन होता है वो होमोजीनियस न्यूक्लिएशन कहलाता है। ये जनरली कहाँ अगर होता है, ये परफेक्टली होमोजीनियस मटेरियल में मतलब प्योर मेटल में होता है। हेटेरोजीनियस न्यूक्लिएशन कब होता है, जब वहाँ पर कुछ इम्प्योरिटी हो या कुछ इम्परफेक्शन हो या कहीं पर कोल्ड सर्फेसेस हो, है ना, या फिर डिफॉर्म्ड रीजन्स हो, वहाँ पर होता है। ठीक, वहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर क्रिटिकल फ्री एनर्जी को लो कर देते हैं ये सब जो इम्प्योरिटीज़ है, जो इम्परफेक्शन है वो, है ना, या कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, तो ये सब फॉरेन पार्टिकल इम्प्योरिटी ये सब क्या करते हैं कि जितने अमाउंट का सुपर कूलिंग चाहिए रहता है उसको रिड्यूस कर देता है और न्यूक्लिएशन को बहुत कम अमाउंट के सुपर कूलिंग में ही स्टार्ट कर देता है। तो पहला स्टेप हो गया न्यूक्लिएशन, दूसरा स्टेप है ग्रोथ। सॉलिडिफिकेशन के 2 स्टेप्स हैं। तो ग्रोथ किसको बोलते हैं, एक बार जब न्यूक्लिएशन कंप्लीट हो गया उसके बाद जो सॉलिड न्यूक्लियस है उसके साइज में जो बढ़ोतरी होती है, जो इंक्रीमेंट होता है, उसी को हम ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, ग्रोथ ही डिटरमाइन करता है कि फाइनल क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या होने वाला है कास्टिंग का। ठीक है, और ये ग्रोथ किस पर डिपेंड करता है, जो सॉलिडिफिकेशन जोन्स में जो थर्मल कंडीशंस हैं उस पर डिपेंडेंट रहता है ना। न्यूक्लियाई का ग्रोथ होता कैसे है, एक न्यूक्लियाई फॉर्म होता है उसमें एटम्स और एडप्ट होते जाते हैं, तो एटम के एडिशन से ग्रो होता है। और जब तक कंटिन्यूस ग्रोथ करते रहता है तब तक जो टोटल फ्री एनर्जी है वो रिड्यूस होते रहता है न्यूक्लियाई का, और एनर्जी रिड्यूस होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होते जाते हैं। ग्रोथ में मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफ़र कैसे होता है, मटेरियल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, इसको हम लोग मटेरियल साइंस में पढ़ ही चुके हैं। और ग्रोथ का डायरेक्शन क्या होता है, ग्रोथ का डायरेक्शन होता है हीट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान लो कि ये यहाँ पर हाई टेम्परेचर है और ये मान लो यहाँ पर लो टेम्परेचर है, तो हीट कैसे फ्लो करता है, यहाँ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ऐसे फ्लो करता है, हीट के फ्लो का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। लेकिन ग्रोथ का डायरेक्शन कैसे रहेगा, अपोजिट रहेगा, यहाँ लो टेम्परेचर से शुरू होगा, है ना, और हाई टेम्परेचर की ओर ग्रोथ बढ़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो ग्रोथ जो है वो दोनों टाइप का हो सकता है, डेंड्राइटिक ग्रोथ भी हो सकता है, कॉलमनर ग्रेन के स्ट्रक्चर में भी ग्रोथ हो सकता है। तो उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे कि कॉलमनर ग्रेन क्या है। डेंड्राइटिक ग्रोथ तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लिएशन और ग्रोथ के स्टेप्स को सिंपल तरीके से अगर हम लोग समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर ये आपको डायग्राम में दिख रहा है कि सबसे पहले क्रिस्टल का न्यूक्लिएशन होता है, ये पहला वाला न्यूक्लिएशन। देखिए यहाँ पर कुछ न्यूक्लिएशन हुआ, यहाँ पर कुछ हुआ, यहाँ पर कुछ हुआ, यहाँ पर कुछ हुआ, यहाँ पर कुछ, ऐसे 7 अलग अलग पॉइंट्स में यहाँ पर न्यूक्लिएशन हुआ। अब इसी जो क्रिस्टल का न्यूक्लिएशन हुआ उसी क्रिस्टल का ग्रोथ होगा। तो देखिए ये वाला जो न्यूक्लियस है इसका ग्रोथ होकर इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, ये वाला जो क्रिस्टल का न्यूक्लिएशन हुआ था इसका ग्रोथ होकर ये ऐसा बड़ा हो गया है। ये वाले क्रिस्टल का न्यूक्लिएशन जो हुआ था वो ऐसा बड़ा हो गया तो इसका ग्रोथ हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो भी ये क्रिस्टल का ग्रोथ हुआ है वो एक इरेगुलर ग्रेन का फॉर्म बना लेता है। जैसे देखिए ये वाला, देखिए ये वाला बड़ा होकर ये, ठीक है, ये एक ग्रेन, ये दूसरा ग्रेन, ये तीसरा ग्रेन, ये यहाँ पर चौथा ग्रेन, ये पांचवा ग्रेन, ये छठवां ग्रेन। तो ऐसा ग्रेन से बना लेते हैं और इसी ग्रेन के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेन बाउंड्री बन जाता है। और ये ग्रेन बाउंड्री हम लोग माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, प्रैक्टिकल में हम लोग कॉलेज में करके देखे हैं सब ग्रेन बाउंड्रीज है। तो ऐसा न्यूक्लिएशन एंड ग्रेन ग्रोथ के बारे में पढ़ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ऐसा जो प्लॉट है ये होमोजीनियस न्यूक्लिएशन का है, ये हेटेरोजीनियस न्यूक्लिएशन का और ये न्यूक्लिएशन रेट का है, ऐसे ग्रोथ रेट का है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको होमवर्क के रूप में लें और इसको रिवाइज करें अच्छे से और पढ़कर आएँ। फिर देखते हैं कि किसी प्योर
मेटल का अगर इनगट है तो वो इनगट का सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि जानते ही हैं कि सॉलिडिफिकेशन रेट प्रोपोर्शनल होते हैं हीट लॉस के रेट से। जितना ज़्यादा हीट लॉस होगा, है ना, उतना जितना ज़्यादा स्पीड से हीट लॉस होगा उतना ज़्यादा स्पीड से सॉलिडिफिकेशन होगा, है ना, और वाइस वर्सा भी है। तो हीट लॉस के सोर्स क्या क्या है? हीट लॉस के सोर्स इनगट में ये है कि माइनर हीट लॉस होता है रेडिएशन से, और मेजर हीट लॉस होता है मोल्ड के वॉल से या मोल्ड के बॉटम से, जहाँ पर ठंडे दीवार उसको मिलते हैं। अगर हम लोग किल्ड स्टील की बात करें, स्टील किन टाइप का होता है? किल्ड स्टील, सेमी किल्ड स्टील और रिंग स्टील। तो हम लोग किल्ड स्टील की अगर बात करें तो 3 जोन्स में सॉलिडिफिकेशन को बांट सकते हैं। देखिए क्या क्या जोन होता है, ये डायग्राम देखिए। सबसे पहले जोन को यहाँ पर बोलते हैं हम लोग चिल जोन, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉलमनर जोन, और उसके लास्ट में यहाँ पर आता है सेंट्रल इक्वेक्स्ड जोन आता है। तो देखिए मान लो हम कोई मोल्ड लेते हैं, है ना, मान लो मैं ऐसा एक मोल्ड लेता हूँ। तो इस मोल्ड में अगर मोल्टन मेटल का पॉरिंग करूँगा तो सबसे ज़्यादा चिल्ड सरफेस, कोल्ड सरफेस कहाँ मिलेगा उसको? जहाँ पर न्यूक्लिएशन साइट मिले, जहाँ पर सबसे पहले सॉलिडिफिकेशन हो। तो एक तो ये वॉल होते हैं, दीवार, चारों दीवार। उसके अलावा इसके बॉटम होगा जो बहुत ठंडा होगा, मतलब रूम टेम्परेचर में होगा, और मोल्टन मेटल अपना मेल्टिंग पॉइंट पे होगा, है ना। तो जो मोल्ड वॉल और मोल्ड के बॉटम है उसके नेक्स्ट में सबसे पहले जो कोल्ड सरफेस मिलता है उसके कारण चील लेयर बनता है ना। ये जो लेयर बनता है इसको हम लोग, इस थिन लेयर जो बनते हैं उसको चील भी बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं और स्किन भी बोलते हैं इनगट का। ठीक है, और चूंकि इसका सॉलिडिफिकेशन बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी बनता है, इसलिए ये इक्वेक्स्ड ग्रेन्स होते हैं और बहुत फाइन होते हैं, छोटे छोटे। यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन रेट बहुत हाई होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए ये अपना मोल्ड है। ठीक है, मोल्ड के नेक्स्ट में यहाँ पर सॉलिड हो गया है कुछ चिल लेयर, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ लिक्विड लेयर है, और सॉलिड और लिक्विड के बीच में यहाँ पर लिक्विड प्लस सॉलिड का एक जोन है, लिक्विड प्लस सॉलिड का एक जोन है जिसको हम लोग मशी जोन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर ये मोल्ड है, मतलब कुछ रिफ्रैक्टरी सैंड का बना है, तो ये सैंड क्या होता है, हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आकर, है ना, मेटल के हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आकर कुछ एक्सपैंड हो जाता है, और यहाँ पर जो लिक्विड है जो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो सॉलिडिफिकेशन के बाद इसके कॉन्ट्रैक्शन या श्रिंकेज के कारण ये यहाँ पर एक गैप आ जाता है, एयर गैप आ जाता है। ठीक है, और चूंकि ये एयर गैप एक इंसुलेटर है, हीट का इंसुलेटर है, इसलिए वो सॉलिडिफिकेशन के रेट को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। ठीक है, तो सॉलिडिफिकेशन का रेट अब स्लो हो जाता है, और हाँ, लेकिन सॉलिडिफिकेशन बंद नहीं होता, सॉलिडिफिकेशन फ्रंट आगे की तरफ मूव करेगा, है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और उसी के कारण यहाँ पर कॉलमनर ग्रेन बनता है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर कॉलमनर ग्रेन, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये कॉलमनर ग्रेन है। ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट में सेंट्रल पोर्शन में जहाँ पर सॉलिडिफिकेशन रेट सबसे स्लो है, बोल सकते हैं बहुत स्लो हो रहा है, उस सेंट्रल पोर्शन में फिर से इक्वेक्स्ड ग्रेन्स बनता है, जैसे चिल लेयर में बना था, लेकिन चिल लेयर में फाइन इक्वेक्स्ड ग्रेन रहता है, और यहाँ पर सेंट्रल लेवल पे लार्ज या बिगर इक्वेक्स्ड ग्रेन्स रहता है, क्योंकि यहाँ पर कूलिंग जो है बहुत स्लो है। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए शुरू में यहाँ पर जो मोल्ड के वॉल है और बॉटम है, ठीक है, वहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक चील या स्किन या फिर शेल बना ये, ठीक है, और फिर उसी का फिर से ग्रोथ हुआ, तो ये पूरा चील लेयर है। फिर उसके बाद सॉलिडिफिकेशन का रेट थोड़ा स्लो हुआ, तो देखिए ये जो नेक्स्ट लेयर दिख रहा है, ये वाला लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलमनर ग्रेन। ठीक है, फिर उसके और नेक्स्ट लेयर में सबसे सेंट्रल पोर्शन में यहाँ पर फिर से इक्वेस्ड ग्रेन बनता है जो लार्ज रहता है, और यहाँ पर चील वाला भी इक्वेस्ट रहता है लेकिन फाइन रहता है। अगर पूरा देखें तो ये देखिए मोल्ड वॉल है, मोल्ड वॉल के बाद यहाँ पर फाइन इक्वेस्ट ग्रेन चील लेयर, ये मोल्ड वॉल है, इसके बगल में फाइन इक्वेस्ट ग्रेन चील लेयर, फिर उसके बाद ये कॉलमनर ग्रेन बन रहा है। ठीक है, ये देखिए ये कॉलमनर ग्रेन है, फिर उसके बाद सेंटर में यहाँ पर इक्वेस्ट ग्रेन्स बनता है, इक्वेस्ट जोन बोलते हैं, जो लार्ज रहता है। ठीक है, इसी को अगर हम लोग हाफ
देखें, मतलब कि यहाँ से अगर काट दें और सिर्फ इतने पोर्शन का अगर हम लोग व्यू देखना चाहें तो उसको प्रीवियस डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है ना। ये आप देख सकते हैं प्रीवियस डायग्राम में कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये मोल्ड वॉल के पास में ये वाला चिल लेयर है, फिर उसके बाद ये कॉलमनर ग्रेन, और फिर उसके बाद ये सेंटर में ये इक्वेक्स्ड ग्रेन, सेंट्रल जोन जिसको बोलते हैं, इक्वेक्स्ट, सेंट्रल इक्वेक्स्ड जोन बोलते हैं, ठीक है। और ये स्टील के टाइप्स को बता रहे हैं, स्टील इनगट के टाइप्स, जैसे कि मैं थोड़ा देर पहले बता रहा था कि किल्ड स्टील होता है, सेमी किल्ड स्टील होता है और रिमिंग स्टील होता है। इसको भी आप लोग स्टील प्रोडक्शन कोर्स में पढ़ चुके हो। अब देखते हैं कि अलॉय का सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर जो अलॉय हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय है, ठीक है। तो अलॉय कैसा सॉलिडिफिकेशन शो करता है, ये डिफरेंशियल फ्रीजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है या एग्जिबिट करता है। इसका मतलब ये सिंगल एक पॉइंट पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर फ्रीजिंग इसका नहीं होगा, सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा, जबकि एक टेम्परेचर रेंज में होता है। और ये जो अलॉय का सॉलिडिफिकेशन वो किस पर बेस्ड रहता है, सॉलिड सॉल्युबिलिटी पर। सॉलिड सॉल्युबिलिटी कहने का मतलब क्या है कि जब हम दो सॉलिड्स को मिक्स करके एक सिंगल सॉलिड फेज ऑब्टेन करेंगे तो वो इरिवर्सिबल होगा। मतलब मान के चलो कॉपर और निकेल दो मैं सॉलिड ले लेता हूँ और उसको मिक्स करके एक सिंगल फेज कॉपर निकेल का अलॉय बनाया, तो अब उस कॉपर निकेल के अलॉय से मैं कॉपर को और निकेल को फिर से रिवर्स डायरेक्शन में करके अलग नहीं कर सकता, वो होता है सॉलिड सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर फेज डायग्राम का एक कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। तो फेज क्या है, जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सिंगल सॉलिड फेज मिलेगा, तो ये फेज क्या होता है ना। जैसे हम फेज डायग्राम देखते हैं, आयरन कार्बन फेज डायग्राम, कॉपर निकल फेज डायग्राम, तो फेज क्या होता है, तो फेज जो होता है वो कह सकते हैं जैसे कॉपर निकल सिस्टम है तो एक कोई से भी सिस्टम का, या आयरन कार्बन सिस्टम है तो उस सिस्टम का एक रीजन या एक एरिया होता है। कैसा एरिया है, कैसा रीजन, जो फिजिकली डिस्टिंक्ट हो, फिजिकली अलग अलग हो, केमिकली होमोजीनियस हो और मैकेनिकली सेपरेबल हो। जैसे कि आयरन कार्बन सिस्टम में लेते हैं, फिजिकली डिस्टिंक्ट हो, जैसे गामा आयरन और अल्फा फेराइड आयरन फिजिकली अलग अलग दिखते हैं। केमिकली होमोजीनियस हो, जैसे मान के चलो कि हम गामा आयरन लेते हैं जिसमें 1% कार्बन कंपोजिशन है, तो 1% कार्बन होमोजीनियसली वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो और मैकेनिकली सेपरेबल हो, यानी कि कोई मैकेनिकल डिवाइस से वो सेपरेट किया जा सके, तो ऐसे एरिया, ऐसे रीजन को हम फेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉलिड सॉल्यूशन बाइनरी अलॉय सिस्टम को कंसिडर करके एक कूलिंग कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। तो सॉलिड सॉल्यूशन बाइनरी अलॉय सिस्टम कहने का मतलब क्या है, जब दो मेटल कंप्लीटली सॉल्युबल है एक दूसरे में, दोनों स्टेट में, लिक्विड स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी, है ना, यानी कि अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं दोनों स्टेट में, तो उसको हम सॉलिड सॉल्यूशन बाइनरी अलॉय सिस्टम कहते हैं। एग्जांपल क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन बाइनरी अलॉय सिस्टम का कॉपर निकल सिस्टम है, गोल्ड सिल्वर सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम का हम कूलिंग कर्व को अध्ययन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर वाई एक्सिस में टेम्परेचर है और यहाँ एक्स एक्सिस में टाइम है। तो देखिए क्या होता है कि ए से बी में यहाँ पर अलॉय लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर बी में आता है तो न्यूक्लियस बनता है, यानी कि सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे यहाँ पर सी में आते आते कंप्लीट हो जाता है। तो बोल सकते हैं बी और सी के बीच में, बी यानी कि यहाँ पर का टेम्परेचर को मान लो हम टीबी नाम दे देते हैं, ठीक है, और सी इसके करस्पॉन्डेंस टेम्परेचर को यहाँ पर टीसी नाम दे देते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो टेम्परेचर रेंज है ना, टीबी से टीसी, इस पूरे टेम्परेचर रेंज में सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। जबकि प्योर मेटल में क्या हो रहा था, अगर प्योर मेटल का देखा जाए तो सॉलिडिफिकेशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, देखिए यहाँ पर जो फ्रीजिंग है वो फ्रीजिंग यहाँ पर देख सकते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर में हो रहा था। कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा था, ये वाला, इस लाइन पे कांस्टेंट टेम्परेचर फ्रीजिंग हो रहा था। जबकि यहाँ पर अलॉय के केस में हम लोग देख रहे हैं, तो अलॉय के केस में यहाँ पर जो सॉलिडिफिकेशन वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर में नहीं हो रहा, जबकि एक रेंज में हो रहा है। और वो टेम्परेचर रेंज क्या है, ये पूरा टेम्परेचर रेंज, यहाँ से यहाँ तक वाले टेम्परेचर रेंज में सॉलिडिफिकेशन हो रहा है ना। और देखते हैं कि पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच में क्या हो रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो है वो
लिबरेट हो रहा है, और इसी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के लिबरेट होने के कारण जो टाइम चाहिए सॉलिडिफिकेशन के लिए वो बढ़ते चला जा रहा है। तो ऐसा होता है, ठीक है। अब हम लोग फेज डायग्राम के बारे में देखते हैं। फेज डायग्राम क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग फेज डायग्राम, ठीक है। तो देखिए, अगर एक बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन सिस्टम में दो मेटल लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं अलग अलग प्रोपोर्शन में, बहुत अलग अलग। जैसे कॉपर निकेल ले लिए तो 25 कॉपर 75 निकेल, 50 कॉपर 75 निकेल, 50 निकेल, है ना, या 75 कॉपर 25 निकेल, ऐसा अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद हर कंपोजिशन के लिए एक कूलिंग कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो उस कूलिंग कर्व से जो डायग्राम बनेगा वो फेज डायग्राम बनेगा। कैसे बनेगा, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो, ठीक है। तो जैसे एक यहाँ पर देखिए, मान लो हम लोग अलग अलग कंपोजिशन लेते हैं, जैसे कि ये देखिए, ठीक है, 25% कॉपर 75% निकेल, 50 कॉपर 50 निकेल, 75 कॉपर 25 निकेल, ऐसा। तो मान लो उसके लिए हम लोग कूलिंग कर्व बनाते हैं। तो मान लो पहला केस के लिए 75 निकेल और 25 कॉपर के लिए मान लो कूलिंग कर्व ऐसा बना, मान लो, ठीक है। फिर दूसरा मान लेते हैं 50-50 वाले के लिए कूलिंग कर्व कुछ ऐसा बना। फिर मान लो थर्ड वाले केस के लिए 75 कॉपर 25% निकेल के लिए मान लो कूलिंग कर्व ऐसा बना। तो ये जितना भी यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट वाला पॉइंट है, ये सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट वाला पॉइंट है, ये है ना, उस सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट वाले पॉइंट को मैं ऐसा मिला दूँ। फिर उसके बाद जो सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट वाला पॉइंट है, ये है ना, ये और ये सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट वाले पॉइंट को मिला दूँ, तो इसको ऐसे मिला दूँ तो ये बनेगा। तो इस टाइप का डायग्राम जो बनता है उसको फेज डायग्राम बोलते हैं। देख सकते हैं ये सिमिलर ऐसे टाइप का ये डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेज डायग्राम। तो इस फेज डायग्राम की खासियत क्या क्या है, इसमें 3 फेज हैं, देख सकते हैं क्या क्या 3 फेज है ना। तो एक है लिक्विड फेज, ये देखिए ये लिक्विड फेज है ना, यानी कि ये लिक्विड फेज है। और ये सॉलिड फेज यहाँ दिख रहा है, मतलब ये सॉलिड फेज ये वाला, और इन दोनों के बीच में लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन के बीच में यहाँ पर लिक्विड प्लस सॉलिड का एक रीजन है। तो इस वाले लाइन को, ये जो टॉप वाला लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडस लाइन। क्या बोलते हैं, लिक्विडस लाइन। लिक्विडस लाइन मतलब ऐसा लाइन जिसके ऊपर में अलॉय या अलॉय जो है वो लिक्विड कंडीशन में है, और इस लाइन पर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। सॉलिडस लाइन किसको बोलेंगे, ऐसा लाइन जिसके नीचे अलॉय सॉलिड स्टेट में है, और ये बोल सकते हैं कि इस लाइन पे सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये लिक्विडस और सॉलिडस का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम। फेज डायग्राम जैसे पढ़ ली, फेज डायग्राम भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कुछ इक्विलिब्रियम डायग्राम हो सकते हैं, कुछ नॉन इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम डायग्राम किसको बोलेंगे, जब हम लोग सॉलिडिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट या एडिक्वेट टाइम दिए हैं ताकि वो लिक्विड से सॉलिड फेज में ट्रांसफॉर्म हो सके, तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम डायग्राम बोलेंगे। मतलब ऐसा डायग्राम जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम सॉलिडिफिकेशन के कंडीशन में ड्रॉ किया गया है। नॉन इक्विलिब्रियम सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, जिसमें रैपिड कूलिंग करते हैं, फास्ट कूलिंग, है ना, या तो उसके कारण क्या होता है, पोरस स्ट्रक्चर बन सकता है, कॉलमनर स्ट्रक्चर या डेंड्राइट स्ट्रक्चर, या फिर बहुत फास्ट कूलिंग इसमें इन्वॉल्व होता है, और इस फास्ट कूलिंग के कारण कोरिंग या सेग्रीगेशन हो जाता है। तो कोरिंग या सेग्रीगेशन क्या होता है, कोरिंग या सेग्रीगेशन होता है डिफरेंस इन कंपोजिशन या फिर वेरिएशन इन कंपोजिशन। मतलब मान के चलो कि ये मेरा कास्टिंग है, तो हो सकता है कि कास्टिंग के ये जैसे कॉपर और निकेल का लॉर, मतलब कॉपर और निकेल का लॉर है, तो हो सकता है कि आउटर लेयर में यहाँ पर आउटर लेयर में हो सकता है कि निकेल ज़्यादा रिच हो, और यहाँ सेंट्रल पोर्शन में हो सकता है कॉपर ज़्यादा रिच हो। मतलब होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन इस कंपोजिशन का नहीं होगा। तो एक कंपोजिशन का वेरिएशन अलग अलग एरिया में देखेंगे या अलग अलग रीजन्स में देखेंगे, और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में देखेंगे तो डिफरेंस रहते हैं, इसको कोरिंग या सेग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, कोरिंग और सेग्रीगेशन का मतलब डिफरेंस इन कंपोजिशन। फिर उसके बाद देखते हैं प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन क्या है। प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन कहने का मतलब है कि जो पार्शली लिक्विड और पार्शली सॉलिड जोन्स है उसका
ग्रोथ होना। ग्रोथ भी कैसे होना कि कास्टिंग के आउटसाइड से इंटीरियर की तरफ ग्रोथ होना, मतलब पार्शियली लिक्विड और पार्शियली सॉलिड जोन्स का कास्टिंग के बाहर से कास्टिंग के अंदर की तरफ ग्रोथ होना को प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है। इसको हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे, और अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन क्या क्या चीज़ से अफेक्टेड होता है। तो प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और मेन वेरिएबल यही है कि ये स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट से प्रभावित होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट किसको बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस, है ना। जैसे मान के चलो ये हाई टेम्परेचर है और ये मान के चलो ये लो टेम्परेचर है, तो इसके बीच कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है? इसके बीच टेम्परेचर का डिफरेंस देखिए, इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाता है। और एक टेम्परेचर ग्रेडियंट बना के देखते हैं, मान लो ये और ये बनाते हैं। तो ये टेम्परेचर देखिए, ये टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ बहुत ज़्यादा है, इस पॉइंट का टेम्परेचर और इस पॉइंट का टेम्परेचर में डिफरेंस, तो इसी टेम्परेचर डिफरेंस को टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन अच्छा होगा या फिर हाई डिग्री का मिलेगा। ठीक है, और ये स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट कब मिलता है हम लोग को? जब जो मोल्ड बना रहे हैं उस मोल्ड मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहता है, तब टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा होता है ना, या हीट कैपेसिटी ज़्यादा रहता है मोल्ड मटेरियल का, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा अच्छा बनेगा। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि जो मेटल सॉलिडिफाई हो रहा है उस सॉलिडिफाइंग मेटल का कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी लो हो, तभी टेम्परेचर ग्रेडियंट अच्छा बनता है। या फिर जो टेम्परेचर है सॉलिडिफिकेशन का टेम्परेचर, जैसे कॉपर है मान लो 1083 मेल्टिंग पॉइंट है और मान लो 1500 डिग्री मतलब सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर ज़्यादा हो, है ना। तो सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तब भी स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट बनता है, और इसके कन्वर्स भी यानी कि वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो देख सकते हैं कि प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन का डिग्री कैसे प्रभावित होता है। स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट स्टीप होगा उतना अच्छा प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन होगा, और जितना कम टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा उतना कम डिग्री का प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन होगा। दूसरा, प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर। सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन का डिग्री ज़्यादा रहेगा, है ना। या फिर हीट कैपेसिटी मोल्डिंग मटेरियल का, है ना। और ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिक्विडस या सॉलिडस रेंज के। लिक्विडस और सॉलिडस रेंज कम रहेगा तो इसका डिग्री ज़्यादा रहेगा प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन का, और कन्वर्स भी ट्रू है। ठीक है, तो जब इस प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन को गेटिंग सिस्टम ऐसे कंट्रोल करता है कि कास्टिंग का कोई सा भी पोर्शन लिक्विड मेटल के फीडिंग से आइसोलेटेड नहीं रहता है, बचा हुआ नहीं रहता है। कब तक? जब तक कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन साइकिल कंप्लीट ना हो जाए, तो इसको हम लोग डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन का मतलब समझ में आ रहा है? प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन मतलब पार्शियली लिक्विड और पार्शियली सॉलिड जोन का ग्रोथ कैसा, आउटसाइड से इनसाइड की ओर। जैसे ये डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम में मान लो ये आउटसाइड है कास्टिंग का और ये अंदर इनसाइड है। तो आउटसाइड से मान लो, आउटसाइड से ऐसा ग्रोथ कंप्लीट हो रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, या ये आउटसाइड से ऐसा ग्रोथ हो रहा है इनसाइड की ओर। तो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जो ग्रोथ होता है उसको हम लोग प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का। तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन किसको बोलते हैं? जब गेटिंग सिस्टम ऐसा कंट्रोल करता है प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन को कि कास्टिंग का हर पोर्शन में लिक्विड मेटल का फीडिंग होना चाहिए कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन तक, तब। तो सॉलिडिफिकेशन जो डायरेक्शन है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि जब सॉलिडिफिकेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑकर कराया जाता है ना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऑकर कराया जाता है, तो उसको डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कहते हैं।
जनरली जो डायरेक्शन ऑफ सॉलिडिफिकेशन वो क्या है, मतलब किस डायरेक्शन ऑफ सॉलिडिफिकेशन कराया जाता है कि कोई कास्टिंग का थिनेस्ट सेक्शन, सबसे पतले सेक्शन से सबसे हैवियर सेक्शन की तरफ कास्टिंग कराया जाता है। मतलब सबसे पहले थिन पतले सेक्शन का सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए, फिर धीरे 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 आगे बढ़ के सबसे लास्ट में सबसे हैवी सेक्शन का सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो चूंकि ये एक डायरेक्शन हुआ थिन से थिक या फिर हैवी की तरफ, तो उसको डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। जनरली जो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन है वो राइजर से या फीडर हेड से सबसे दूर, सबसे फारदेस्ट पोर्शन से शुरू होता है और धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते सबसे लास्ट में फीडर हेड या राइजर के एंड पे ख़त्म होता है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो श्रिंकेज है या वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो श्रिंकेज हुआ है उसको एलिमिनेट किया जा सके। तो देखिए एग्जांपल लीजिए, मान के चलिए कि जो ए है वो राइजर है ना, ये ए क्या है यहाँ पर राइजर है, ये पोर्शन राइजर है। बी प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन को दर्शाता है, बी यानी कि देखिए ये प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन को दर्शा रहा है। प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन मतलब आउटसाइड से इनसाइड की तरफ सॉलिडिफिकेशन है ना, या आउटसाइड से इनसाइड की तरफ सॉलिडिफिकेशन। फिर सी जो है वो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को दर्शा रहा है, ये सी देखिए डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन मतलब ये राइजर है, ये राइजर के सबसे फारदेस्ट, सबसे दूर वाले सेक्शन से, मतलब सबसे दूर है तो यहाँ से सॉलिडिफिकेशन यहाँ आना चाहिए इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। ऐसा क्यों कराते हैं, क्योंकि जब सॉलिडिफिकेशन होता है तो कुछ श्रिंकेज आता है ना, तो जो श्रिंकेज है वो कहाँ पर आएगा, फारदेस्ट एंड्स का सॉलिडिफिकेशन हुआ, धीरे धीरे इस डायरेक्शन में ऐसा प्रोग्रेस कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो वो श्रिंकेज जो है यहाँ सेंटर में कहीं पर आएगा प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन के कारण, और डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ के श्रिंकेज यहाँ पर सबसे लास्ट में यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर जो श्रिंकेज आएगा मतलब मेटल की कमी होगी, उसको कौन कंपनसेट कर सकता है, उसको ये राइजर में जो लिक्विड मेटल है वो कंपनसेट कर सकता है। ठीक है, तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का डिग्री अच्छा हो उसके लिए क्या चाहिए कि फिर वही टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत स्टीप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एंगल अल्फ़ा बढ़ रहा है, ये अल्फ़ा एंगल जो है वो हाई होना चाहिए। अल्फ़ा एंगल हाई रहेगा तो यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा रहेगा। जैसे कि देखिए ये मान के चलिए ये टेम्परेचर ग्रेडियंट हम लोग इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर का जो डिफरेंस है यहाँ पर एंगल अल्फ़ा बढ़ रहा है, तो कम है, अल्फ़ा एंगल कम है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट भी लेस है, टेम्परेचर डिफरेंस कम है। अब यहाँ पर देखिए एंगल अल्फ़ा अगर ज़्यादा बनेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस भी ज़्यादा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट ये हाई टेम्परेचर और ये लो टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना। तो ये होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए, प्रोग्रेसिव और डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन दोनों कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, तब एक कास्टिंग बहुत साउंड होता है ना। और अमाउंट की बात करें तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को 50% से ज़्यादा होना चाहिए प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन से, है ना। अगर मान लो कि प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन ज़्यादा हो जाता है या डोमिनेट करता है डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को, तो उस केस में श्रिंकेज डिफेक्ट हो जाता है। इसलिए प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन और डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को बैलेंस करना है, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन 50% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से मेथड है जिससे हम डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं या पा सकते हैं। तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को पाना मतलब हम एक हिसाब से कह सकते हैं कि स्टिप टेम्परेचर ग्रेडियंट बना लो, स्टिप टेम्परेचर ग्रेडियंट जैसे ही ऑब्टेन करोगे वैसे ही डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। तो स्टिप टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। पिछले चैप्टर में जैसे सबसे पहले कि हम लोग गेटिंग एंड राइजर सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। गेटिंग एंड राइजर सिस्टम यूज़ करने से क्या होता है कि ये टेम्परेचर ग्रेडियंट सेटअप करता है। कैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट, जैसे कि ये देखिए ये राइजर है ना, ये राइजर का काम क्या रहता है कि सबसे लास्ट में राइजर सॉलिडिफाई होता है। तो देखिए जब कास्टिंग यहाँ पर ये कास्टिंग सॉलिडिफाई होता है तो इसमें जो भी श्रिंकेज आता है उस श्रिंकेज के लिए जो एक्स्ट्रा मेटल चाहिए रहता है वो कौन प्रोवाइड करता है, ये राइजर यहाँ प्रोवाइड करता है। तो गेटिंग राइजर सिस्टम यही काम करता है। ठीक है, फिर दूसरा है कि हम लोग पॉरिंग रेट, मेटल के पॉरिंग रेट को और टेम्परेचर को कंट्रोल करें। जैसे मेटल का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, अगर उसी के आसपास टेम्परेचर में अगर मेटल का पॉरिंग करेंगे तो क्या होगा कि मान लो यहाँ स्क्रू बेसिन में जैसे कॉपर मान लो 1083 डिग्री सेंटीग्रेड उसका क्या है मेल्टिंग पॉइंट, मान लो 1100 में करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ आते तक हो सकता है कि यहीं पर सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, है ना। क्या हो सकता है यहाँ सॉलिडिफिकेशन, या हो सकता है यहाँ तक आते आते ही सॉलिडिफिकेशन हो लेकिन डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा, साउंडनेस नहीं रहेगा।
है ना। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पॉरिंग टेम्परेचर सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर है, पॉरिंग टेम्परेचर ज़्यादा हो तो स्टिप टेम्परेचर ग्रेडियंट बनेगा, और पॉरिंग रेट ऐसा रहे कि बहुत स्लो ना रहे, ऑप्टिमम रहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल हीटिंग विद द हेल्प ऑफ एक्सोथर्मिक मटेरियल। एक्सोथर्मिक मटेरियल का यूज़ करके भी टेम्परेचर ग्रेडियंट अचीव किया जाता है। देखो एक्सोथर्मिक मटेरियल क्या रहता है, जनरली वो मेटल के ऑक्साइड हैं, है ना, प्लस एल्यूमिनियम दोनों को मिलाया जाता है। तो मेटल के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम दोनों को मिक्स करके जब यहाँ पर जैसे मान के चलो ये राइजर के हेड में यहाँ पर हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। थर्मिक रिएक्शन आप समझ रहे हैं, है ना, मेटल ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम का। तो उस थर्मिक रिएक्शन से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हीट जनरेट होगा जो इस राइजर के मेटल को हीटेड कंडीशन में रखेगा, मतलब उसको सॉलिडिफाई नहीं होने देगा। तो जब यहाँ पर कास्टिंग सॉलिडिफाई हो जाएगा तब राइजर का जो मेटल है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। फिर कास्टिंग के मेटल का सॉलिडिफिकेशन होने के साथ उसका श्रिंकेज होगा, तो उस श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए इसका राइजर का लिक्विड मेटल यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा करके भी हम लोग डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। राइजर खुद यहाँ पर हीटर रहेगा तो राइजर के पास सॉलिडिफिकेशन सबसे लास्ट में होगा, और राइजर के फारदेस्ट सबसे दूर वाले एंड यहाँ पर सबसे पहले सॉलिडिफिकेशन होगा। फिर फोर्थ है यहाँ पर कि डिफरेंशियल कूलिंग विद द हेल्प ऑफ चिल्स। चिल्स का यूज़ करके कूलिंग को प्रमोट करना। चिल्स के बारे में हम लोग गेटिंग राइजर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। दो टाइप का चिल्स होता है, एक्सटर्नल चिल्स और इंटरनल चिल्स। एक्सटर्नल चिल्स भी दो टाइप का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये चिल्स है, ये चिल्स लगाए हैं, है ना। तो ये चिल्स लगाने से फ़ायदा क्या है कि चिल्स क्या है, कोल्ड सर्फेसेस प्रोवाइड करता है। तो कोल्ड सर्फेसेस देखिए यहाँ पर कोल्ड सर्फेस ये है, तो सबसे पहले यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन शुरू होगा। और ये क्या है, ये फारदेस्ट एंड है, इस राइजर से सबसे ज़्यादा दूर वाला एंड ये है, और इस राइजर से सबसे ज़्यादा दूर वाला एंड ये है। तो फारदेस्ट एंड से सबसे दूर वाला एंड सॉलिडिफिकेशन शुरू हुआ, तो इससे डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर पैडिंग का यूज़ करके, ठीक है। तो जब कोई सा भी कहना चाहिए कि कोई सा भी मेथड अप्रोप्रिएटली काम नहीं करता है ना, जैसे एक्सोथर्मिक मटेरियल हो गया या चिल्स हो गया, तब यहाँ पर पैडिंग का यूज़ करते हैं। क्योंकि पैडिंग का जब यूज़ करते हैं तो कुछ डिज़ाइन, फंडामेंटल डिज़ाइन को मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है और एक्स्ट्रा मेटल ऐड करने की ज़रूरत होती है। तो देखिए पैडिंग का डायग्राम जो है वो ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर पैडिंग है, ठीक है। तो देखिए मान लो कास्टिंग ऐसा होना चाहिए, ये तो पैडिंग में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मेटल देते हैं। एक्स्ट्रा मेटल यानी कि ये देखिए यहाँ से ऐसा एक्स्ट्रा मेटल दिया गया है, ये एक्स्ट्रा मेटल दिया गया है। तो ये एक्स्ट्रा मेटल देने के कारण क्या हुआ है कि ये जो बीच का पोर्शन है वो थिन हो गया है, पतला, और जो राइजर के पास वाला है वो थिक हो गया है ना। और हम जानते हैं कि सॉलिडिफिकेशन कहाँ से शुरू होता है, थिन सेक्शन से शुरू होता है। तो यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन शुरू होगा जो इस राइजर से, है ना, इस राइजर से फारदेस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा दूर पर है, और इस राइजर से ये फारदेस्ट है। तो ऐसे भी प्रोग्रेसिव डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। फिर उसके अलावा जब मोल्ड बनाते हैं तो मोल्डिंग मटेरियल ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिसका थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग पार्ट के अलग अलग हो। जैसे जहाँ पर ज़्यादा फास्ट कूलिंग होना चाहिए, फास्ट सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए, वहाँ पर ऐसे मोल्ड मटेरियल का यूज़ करो जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। और जहाँ स्लो कूलिंग चाहिए वहाँ पर ऐसे मोल्ड मटेरियल का यूज़ करो जहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी कम है। तो ऐसा करके हम लोग डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का आप लोग को ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, है ना। अब मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि कई स्टूडेंट्स को लगता है कि वो पढ़ नहीं सकते। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि उसका स्टडी मटेरियल खैरागढ़ में छूट गया है, हो सकता है कि उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मैं इस टॉपिक को नहीं पढ़ सकता। अगर ऐसे नकारात्मक वाक्य आपके दिमाग में आता है तो एक ही बार में बात खत्म हो जाती है। अगर आपके दिमाग में ये आए कि मैं इस टॉपिक को कैसे पढ़ सकता हूँ, यानी कि नकारात्मक वाक्य ना करके प्रश्नवाचक वाक्य आ रहा है, तो कैसे पढ़ सकता हूँ वाक्य आते ही हमारा दिमाग काम करने लगता है कि कैसे कैसे कर सकते हैं। और जैसे ही दिमाग काम करने लगता है तो दिमाग जितना तेज़ी से काम करने लगता है उतना ज़्यादा हमारे दिमाग का कसरत होता है। देखिए, शरीर की सही कसरत करेंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, और दिमाग की सही कसरत करेंगे तो आप ज्ञानवान हो जाएंगे। तो दिमाग का कसरत कराना बहुत ज़रूरी है।
और आपको तो पता ही है कि लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं, इसलिए अपने विचार बहुत पॉजिटिव रखिए। आप चाहें तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, स्वयं पोर्टल है ना, NPTEL का पोर्टल है, या फिर टीचर्स वीडियो लेक्चर डाल रहे हैं यूट्यूब में, अपना खुद का वीडियो लेक्चर, खुद का हैंड मेड नोट्स दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ को आपको पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये तो मैं चाहूँगा कि आप सब इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, और जो भी डाउट आता है उसको जो हमारे गूगल क्लासरूम है वहाँ पर डिस्कस करें। थैंक यू।